कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों है? उस पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि एक ही पार्टी इस देश में रहे। सुप्रीम कोर्ट है, आप जहाँ पे वकालत करते हैं, कोर्ट है, चुनाव आयोग है, ये सब चीज़ें भी तो हैं। आप उस सिस्टम को अपने कब्जे में रखना चाहते हो, तो ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। अपोजिशन पार्टी बीजेपी है, क्या लग रहा है कि वो राम भरोसे है? नहीं, वो तो राम के भरोसे चल ही रहे हैं। उनका तो मेन प्लैंक ही राम मंदिर है। आपको नहीं लगता आपको भी चुनाव मैदान में आ जाना चाहिए था? अगर मैं चुनाव में जाता तो ये केसेस कौन लड़ता? जिस तरीके से कमलनाथ एपिसोड हुआ, वो दिल्ली पहुंच गए, उनके अठारह उड़ी की वो और उनके बेटे बीजेपी में चले जाएंगे। आपको नहीं लगता इससे पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ? कमलनाथ जी जा ही नहीं सकते थे। वो इंदिरा जी के थर्ड पुत्र थे, जाते कैसे? सर क्या लग रहा है, बीजेपी ने दावा किया है अब की बार 400 पार? ये तो दावा है। विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में राजनीतिक माहौल है, आम चुनाव करीब हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद और कानूनविद विवेक तनखा साहब हैं। तनखा जी, आपका विस्तार न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। और विस्तार न्यूज़ अभी लॉन्च हुआ है और सबसे पहले आपको बधाई जी। और इसलिए भी बधाई कि ये जो प्लेस है जहाँ आपने ये इस्टेब्लिश किया है, ये मेरी बुआ पुप्पा जी की प्रॉपर्टी थी और जब बिका भी था तो मैं गारंटर था उसमें। क्या बात है। तो हमारे चैनल का जो टैग लाइन है वो आपका अपना चैनल है, तो आपका भी चैनल हुआ ये। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो देश में आम चुनाव है और कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों है? उस पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत पतली नहीं है, विपक्ष की हालत उन्होंने पतली बना के रखी है, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था कांग्रेस मुक्त भारत। उनका उद्देश्य है कि एक ही पार्टी इस देश में रहे, प्रजातंत्र वो एक पार्टी के माध्यम से चलाना चाहते हैं और इसलिए सब पार्टीज को ख़त्म करने में लगे हैं। अब ख़त्म करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। फाइनेंशियली ख़त्म करो, टैक्स टेररिज्म के थ्रू ख़त्म करो। बड़े मुश्किल से कल हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ने वो राहत मिली, 3,500 करोड़। तो कांग्रेस पार्टी पर टैक्स 3,500 करोड़। क्या ये कॉर्पोरेट टेक ओवर कराने वाले थे क्या? हमारी अडानी अवानी को टेक ओवर करती कांग्रेस पार्टी को? मगर नोटिस तो इनकम टैक्स के ही मिले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जिस प्रकार के जिस रेंज के नोटिस आए, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक अनथिंकेबल चैलेंज था। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे इतना पैसा रेज कहाँ से करेंगे। तो जिस प्रकार से फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन हो रहा था, जिस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही थी, जिस प्रकार से हमारे लोगों को डराया जाता था, जिस प्रकार से उन पे ईडी की रेड, आईटी की रेड, सीबीआई की रेड, दुनिया भर के जो एजेंसीज का मिसयूज था, उस पूरे वातावरण को लेके जो रामलीला ग्राउंड में कल जो परसों हुई, वो उसका एक कल्मिनेशन था। और एक चैलेंज आया बीजेपी के सामने कि अब ये जो चुनाव है, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर बीजेपी सेकेंड टाइम वापस आई तो हो सकता है अगला चुनाव कम से कम प्लूरलिस्टिक चुनाव नहीं होगा, मल्टी पार्टी चुनाव नहीं होगा, अगला चुनाव खाली बीजेपी का होगा। मगर विपक्षी दलों के जो नेता जेल में हैं, उन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा के बंदी किया गया हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। आरोप ही तो है ना। आरोप सिद्ध हो गया है क्या? क्या ट्रायल हो चुका है? क्या सजा हो चुकी है? क्या बिना ट्रायल और सजा के कोई जेल में रहता है? आपने तो एक सिस्टम बना दिया है डराने का कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कॉलर पकड़ के उनके घर से बाहर ले आओ और जेल में डाल दो, जिससे कि कोई हिम्मत ही नहीं करे उनकी पार्टी में खड़े होने का। चुनाव प्रचार नहीं होगा, लीडर्स नहीं रहेंगे। तो ये जो भय का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा था, और क्या भ्रष्टाचार खाली विपक्ष में है? जो कल तक उनके लिए भ्रष्ट था, वो आज उनके यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। मिस्टर अजीत पवार के बारे में 2 दिन पहले मोदी जी ने बोला ये 70,000 करोड़ का करप्शन है इनके अगेंस्ट, और 2 दिन बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। तो ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये एक फेयर साइकोसिस के द्वारा, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के द्वारा कैप्चर करने का तरीका है गवर्नेंस को। मगर फिर भी जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी सिस्टम और इंस्टीट्यूशन से चलती है। सुप्रीम कोर्ट है, आप जहाँ पे वकालत करते हैं, कोर्ट है, चुनाव आयोग है, ये सब चीज़ें भी तो हैं। चुनाव आयोग कौन अपॉइंट कर रहा है? क्या उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप है? आपने अपने हाथ में रखा है पूरा अपॉइंटमेंट?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका मेंबर बना के रखो, और कुछ दिन वो लॉ था, जब तक वो जजमेंट था। आपने जल्दी से एक नए लॉ लाए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर किया और अपने नॉमिनी को उसमें थर्ड मेंबर बना दिया। तो ऐसा आप जो सिस्टम है उसमें अपने आदमी को डाल के आप उस सिस्टम को अपने कब्जे में रखना चाहते हो, तो ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। मगर जिस तरीके से विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठा रही है, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तो ईवीएम में जब वो सवाल उठाते थे तब वो कौन सी व्यवस्था पे उठाते थे? वो उनके जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर नरसिम्हन, वो उन्होंने किताबें लिखी थी, शायद एल के अडवाणी साहब ने उसकी विमोचन भी किया था। तो तब वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे थे? मतलब जब वो विपक्ष में हैं और ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हैं तो संभव है। आज एक ईवीएम को भी नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। मगर ईवीएम पे भी तो आप कर्नाटक में चुनाव जीते हैं और राज्यों में भी चुनाव जीते हैं। पिछली बार छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में जो 2018 में सरकार आई थी तब भी आप लोग जीते थे, तभी ईवीएम थी। नहीं, तो आप मुझे ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? आप ये क्यों नहीं मुझे बताते कि जर्मनी ने ईवीएम खत्म कर दिया, यूएसए ने खत्म कर दिया, पूरे यूरोप ने खत्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने खत्म कर दिया। कोई एडवांस देश, कोई भी बुद्धिमान देश जहाँ पर कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, अब ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप विश्व क्या कर रहा है उस पर जाने को तैयार नहीं हो और अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के उसको बोल्स्टर करते हो। आप ये बताइए, आपने अभी चुनाव देखा था मध्य प्रदेश का, क्या जबलपुर में कोई कह सकता था कि जबलपुर के चारों एमएलए 40-40 और 30-30 हज़ार से आ रहे हैं? पूरा शहर कह रहा था वो जीतने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और काउंटिंग में डिस्कनेक्ट। नहीं तो पुराने ज़माने में अगर कोई 1 लाख आदमी 1 लाख से वोट से जीतता था लोकसभा, हमने देखा है शरद यादव जी, हम 74 की बात कर रहे हैं, 77 की बात, हम तो कॉलेज में थे, स्कूल में थे, शहर के बाहर तक आवाज़ आती थी कि कौन जीतने वाला है। अब तो शहर में नहीं पता चलता है कौन जीतने वाला है। शहर बोलता है कि ब्रजेश जीतने वाले हैं और जीतते विवेक हैं। सर चलिए, जो कांग्रेस की जो अभी हालत है सर, चुनाव करीब आ गया है, नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, मगर कांग्रेस अभी तक अपनी पूरी लिस्ट निकाल नहीं पा रही। आज भी अभी तक 3 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं इतना, और जबकि कांग्रेस का मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो अपने आप को जिसने चुनाव की मशीन में तब्दील कर दिया है। तो कांग्रेस लग नहीं रहा कि हम लोग चुनाव में थोड़े कमज़ोर हो गई है कांग्रेस? देखिए, ये तो आपका धारणा है, बट हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ होंगी जिसके मारे वो 3 अनाउंसमेंट्स नहीं हो पाए, क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सीईसी, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनके हो सकता है कुछ इश्यूज होंगे तभी नहीं हो पाया, बट कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हुए। और इस वक्त तो देखिए, ये कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, इस वक्त ये चुनाव जनता का चुनाव है। अगर जनता प्रजातंत्र को बचाना चाहती है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था, जब आपको याद है इमरजेंसी जब लगी थी, कोई सोच सकता था कि इंदिरा जी हारेंगी? मेरे पिताजी तो उनमें से एक जज थे जिन्होंने शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर केस डिसाइड किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 की राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मैं तो उस फैमिली का हूँ जी जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी तो ये सब लोग जेल में थे, जो सत्तारूढ़ लोग हैं पहले। अब तो पूरे सत्तारूढ़ नहीं है, अब तो हमारे विपक्ष के भी लोग थे उसमें, बट उस वक्त ये सब पूरा विपक्ष जेल में था। जेल से बाहर निकल के आया, सीधा चुनाव आ गया। इनके पास कौन सा धन था उस दिन? इनको तो जनता ने जिताया था, क्योंकि प्रजातंत्र को बचाना था। तो कांग्रेस इस बार क्या सिर्फ जनता के भरोसे है? जनता के भरोसे है, क्योंकि ये प्रजातंत्र भी है और जनतंत्र भी है। मगर जो आपकी अपोजिशन पार्टी बीजेपी है, क्या लग रहा है कि वो राम भरोसे है? नहीं, वो तो राम के भरोसे चल ही रहे हैं, उनका तो मेन प्लैंक ही राम मंदिर है। बट हम तो चाहते हैं कि हम प्रजातंत्र के साथ खड़े हों, और प्रजातंत्र का नहीं बचेगा तो इस देश की शक्ल सूरत सब बदल जाएगी। सर, आपका लंबा पॉलिटिकल करियर है, आपने कई चुनावों को बड़े करीब से देखा है और मान रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत डिफिकल्ट चुनाव है। और शायद यही वजह है कि आपके जो बड़े सीनियर नेता हैं सब चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह बुजुर्ग हैं, मैदान में है, दिलीप भूरिया चुनाव मैदान में है। आपको नहीं लगता आपको भी चुनाव मैदान में आ जाना चाहिए था? अगर मैं चुनाव में जाता तो ये केसेस कौन लड़ता? आज जो कल 3 दिन से जो पूरा महीना मैंने ये AICC की तरफ से जो केसेस लड़ रहा था, और तमाम दूसरे केसेस भी चल रहे हैं जहां कांग्रेस लीडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं VC से बहस कर रहा हूं, कोई कोर्ट में जाके बहस कर रहा हूं। तो देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है।
मैं 24 आवर का पॉलिटिशियन नहीं बन सकता था, क्योंकि पार्टी को मेरे वकालत की भी ज़रूरत है। तो वैसे मेरा आज कहना है, आज मैंने यंग एडवोकेट्स को भी एड्रेस कर रहा था, मैंने कहा सबसे बड़ी जो इस प्रॉब्लम इस देश की है कि जिस दिन से वकील वर्ग को इन्होंने साइडलाइन किया है, वकील वर्ग मीन्स पढ़े लिखा जो वकील, जो अच्छा वकील था, उनको पॉलिटिक्स के टॉप एशेलन से साइडलाइन किया है, सब पार्टीज ने किया है, क्योंकि वकीलों के विद्वत्ता से वो परेशान रहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं, उनको लगता है रूल ऑफ लॉ क्या है, ये तो हमारा लॉ चलना चाहिए। तो जब तक देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं आएगी, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, तब तक मेरे ओपिनियन में वो प्रजातंत्र जनतंत्र जो हम चाहते हैं तो आप मान रहे हैं कि अभी देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है? कम है, कमी है उसमें। आप मेरे को मेरे फादर इन लॉ बोला करते थे, कर्नल मुशरान, आप भी उनको जानते थे कि विवेक, मैं उस दिन, और तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब वो बोला करते थे ये बात, मैं उस दिन जबलपुर को सेफ समझूंगा जिस दिन एक महिला अच्छे वस्त्र पहन के, गहने वगैरह सब पहन के, अगर जबलपुर की सड़क में शाम के 8 बजे आराम से चल सके और उसको कोई छेड़े नहीं, उसको मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ। सर, कांग्रेस में एक ऐसी परसेप्शन बन गया है कि सारे बड़े लीडर, सीनियर लीडर, या तो ऐसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, किसी ने लिखा है कि या तो कांग्रेस के नेता सत्ता में होते हैं या सत्ता में जाने की फिराक में होते हैं। तो जिस तरीके से कमलनाथ एपिसोड हुआ, वो दिल्ली पहुंच गए, उनके बारे में खबर उड़ी कि वो और उनके बेटे बीजेपी में चले जाएंगे, अपने लगे से पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ और बड़े सीनियर नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, ये मैसेज भी गया है। देखिए, दो चीज़ें अलग हैं। कमलनाथ जी के बारे में मेरे को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि आप जो कहते हैं कि वो जाना चाहते थे, उन्होंने डिनाई किया। मगर सर, आपके बड़े क्लोज रहे हैं वो हमेशा, आप भी उन्होंने ऑलवेज ये बात डिनाई की है, तो इसलिए मेनली बिकॉज प्रेस कह रही थी कि वो जाना चाहते हैं, मैं उसको बिलीव करने को तैयार नहीं हूँ। मगर उन्होंने कभी खंडन नहीं किया, हम प्रेस वाले लोग हैं, उन्होंने कभी खंडन नहीं किया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों का खंडन मैं भी नहीं करता हूँ, इसका थोड़ी कि सच है, हर चीज़ का मैं क्यों खंडन करूँ? ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ भी बाहर बोलते रहोगे, क्या मैं खंडन करता रहूँगा? बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन, आपके बारे में एक बड़ा र्यूमर है, मीडिया आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप उसको खंडन नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे। कमलनाथ जी जा ही नहीं सकते थे, वो इंदिरा जी के थर्ड पुत्र थे, जाते कैसे? सर, पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि एक जगह ही चुनाव हो रहा है, वो है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में जिस तरीके से भगदड़ मच रही है, तो लग रहा है कांग्रेस और वहाँ बहुत डिफिकल्ट हालत में है। विधायक जा रहे हैं, महापौर जा रहे हैं, पार्षद जा रहे हैं, सब कमलनाथ के बड़े करीब के लोग जा रहे हैं। जनता कहाँ जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। जनता जिसके साथ होगी वो चुनाव जीतता है। लीडर्स खाली चुनाव नहीं जिताते, जनता जिसके साथ खड़ी रहती है वो चुनाव जीतता है। और मुझे पता है कि कमलनाथ जी ने जो 1980 से जो छिंदवाड़ा में काम किया है, जो रोड्स का जाल बिछाया है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा डेवलपमेंट किया है, कम से कम 50,000 लोगों को नौकरियां दिलाई हैं। क्या जनता इतनी आसान फरामोश है कि वो सब भूल जाएगी? जनता को पता है कि बंटी साहू के जीतने से छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट नहीं होगा। एक नॉन गवर्नमेंट में भी कमलनाथ नहीं रहेंगे तो भी वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी एक क्षमतावान व्यक्ति हैं। लोग कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा का चीफ मिनिस्टर भी कहते थे। हम लोग का तो ग्रीवेंस था, ये हम लोगों का ग्रीवेंस था मध्य प्रदेश में कि छिंदवाड़ा को वो अत्यधिक सपोर्ट करते हैं और पूरे वक्त छिंदवाड़ा की बात करते हैं। और मगर संतोषजनक ये बात थी कि छिंदवाड़ा के बाद वो जबलपुर से प्यार करते थे, इसलिए हम उस बात को लेके ज़्यादा चिंतित नहीं रहते थे। सर, क्या लग रहा है, बीजेपी ने दावा किया है अब की बार 400 पार? नहीं, ये तो दावा है। आप कोई भी कैलकुलेशन से देख लो, कोई भी कैलकुलेशन से देख लो, लास्ट जो 19 के रिजल्ट्स की कैलकुलेशन से देख लो, प्रेजेंट कैलकुलेशन से देख लो, जो लोग कर रहे हैं स्पेसिफोलॉजिस्ट जी, मेरे को नहीं लगता जी बीजेपी 250 280 के ऊपर जा रही है। और कांग्रेस की जो भी आई कांट से क्या फिगर होगा, बट पिछली बार से बेटर ही होगा। सर, क्या लग रहा है कि इतना बड़ा आप लोग कह रहे हैं कि थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए, मगर सबके बावजूद अपोजिशन एकजुट नहीं हो पाया जैसा कि होने की गुंजाइश पहले लग रही थी, इंडी गठबंधन या ये अगेन मीडिया का ये एक प्रोजेक्शन है, क्योंकि इस वक्त मीडिया पूर्णतः बीजेपी के साथ है, एंड दैट इज़ वाई मीडिया क्वेश्चंस भी ऐसे ही करती है जिससे कि बीजेपी का पक्ष दिखे। फैक्ट ये है,
हर स्टेट में अपना चुनाव हो रहा है और जहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ बीजेपी को रीजनल पार्टी से लड़ना पड़ेगा। कुछ सीट्स पे बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट सामना है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए। हर रीजनल पार्टी जो हमारे गठबंधन का पार्ट है वो अपने अपने क्षेत्र से जीत के आएगी। हम अपने अच्छे क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अंत में देखना जैसे इंडिया शाइनिंग हुआ था ना, उस तरह की कहीं कहानी आपके सामने ना आ जाए। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। क्यों नहीं कर सकते कि 2003 में किसने सोचा था कि वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर फिर से ना बनेंगे? आप बता दीजिए, किस मीडिया ने बोला था कि वाजपेयी जी नहीं बनेंगे? बट अल्टीमेटली भारत की जनता ने जो ठीक समझा वो किया। भारत की जनता पे विश्वास करिए, एक नई व्यवस्था की हम आगाज़ दे रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रिएक्ट करके, वेदर इट वाज कांग्रेस का टैक्स टेररिज्म का केस या आज संजय सिंह जी के अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं, उनको छोड़ दो, उनको रिलीज 6 महीने बाद जमानत मिली है। हाँ, बीजेपी ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया है कि उनकी इन बातों से लोग नाराज़ हैं, वो ये बात उनके अगेंस्ट जा रही है और हो सकता है कि इस इलेक्शन में इन बातों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो सर, आपको आखिर में जाते जाते ये पूछना चाहते हैं, तो क्या वो मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि आपके द्वारा उठाया जा रहा है, जनता उसको रिएक्ट करेगी या जनता आपके साथ आएगी? इस वक्त मुद्दा एक ही है कि 5 साल बाद क्या दूसरी बार फ्री एंड फेयर मल्टी पार्टी इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने इस वक्त बीजेपी की मंशा पूरी कर दी और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आप गए, तो मान के चलिएगा 29 में वो भारत नहीं रहेगा जहां पर एक मल्टी पार्टी प्लूरलिस्टिक इलेक्शन होते थे। वो भारत वो हो जाएगा जहां एक पार्टी रहेगी, उसी पार्टी का इलेक्शन होगा, उसी पार्टी में से लीडर बनेगा और जो आज जो भारत की जो हेट्रोजीनियस एक वैरायटी है, जो डायलेक्ट लैंग्वेजेस और जो डाइट हैबिट सब हर चीज़ में जो वैरायटी है, वो वैरायटी बुरी तरह आहत होगी और मुझे 100% विश्वास है कि भारत वो कभी होने नहीं देगा। और इसलिए जैसे इमरजेंसी के बाद भारत ने फिर से डेमोक्रेसी के पक्ष में विश्वास प्रकट किया था, इस वक्त फिर डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास प्रकट होगा। तो आपको नहीं लगा सर कि अपोजिशन इस बात की लगातार बात करके डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, चुनाव नहीं होगा, जनता को डरा नहीं रहे हैं आप लोग? डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं जो सामने दिख रहा है। आप बता दो कौन सी विपक्ष कंफर्टेबल है? आप बता दो कौन सी विपक्षी पार्टी को तंग नहीं किया गया है? आप स्टैलिन से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है, आप सीपीएम के चीफ मिनिस्टर से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है, आप आंध्रा के चीफ मिनिस्टर से पूछिए उसके साथ क्या हुआ है, आप रेवंत से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है। सर, मगर पॉलिटिक्स में तो ये होता है सर। कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तो कांग्रेस भी ऐसे ही करती थी, इमरजेंसी तो कांग्रेस नहीं लगाई थी। इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद क्या हुआ? हटाई थी। क्यों हटाई थी? क्योंकि उनको भी लगा कि एक समय के बाद हम प्रजातंत्र में इमरजेंसी लेके नहीं आगे बढ़ सकते और उनको चुनाव कराना था, क्योंकि चुनाव ऑलरेडी डिले कर चुके थे और चुनाव में क्या रिजल्ट आया? एक तरफा रिजल्ट आया। तो इसी तरह जिस व्यक्ति या पार्टी ने प्रजातंत्र की हैसियत को चैलेंज किया है, इस देश ने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सर, आप मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं, तो सर क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किन सीटों पर कांग्रेस जीतेगी या बहुत बेहतर करेगी? देखिए, ये तो चुनाव के बाद ही समझ आता है कि किन सीटों में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी या नहीं करेगी। बट कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हमको इवन जो असेंबली के रिजल्ट्स को देख के भी आशा है। जैसे हमारी मंडला की सीट है, हमारी झाबुआ की सीट है, हमारे धार की सीट है, छिंदवाड़ा की सीट है जहां हम पूरे साथ जीते थे, दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, ऐसी कई सीट हैं हमारी जो बहुत अच्छी सीट्स हैं और ऐसे कई हमारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये हैजर्ड करना कि कितनी सीट हम जीतेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट मुझे ये पता है कि इन चुनाव के बाद अगर जीत किसी की होगी तो प्रजातंत्र और जनतंत्र की होगी। सर, लग नहीं रहा कि कांग्रेस या विपक्षी चुनाव कैंपेन में पिछड़ से गए हैं? प्रधानमंत्री रोज 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं और आप लोग दिल्ली में एक सभा करके रह गए, या कांग्रेस के कैंपेन अभी तक शुरू नहीं हुआ? नहीं, ये तो व्यवस्थाओं की बात है ना साहब। पूरी व्यवस्था उनके पास है, पैसा उनके पास है, हवाई जहाज उनके पास है,
हेलीकॉप्टर उनके पास है, संसाधन उनके पास है, एक काडर उन्होंने क्रिएट कर लिया इस बीच में, इस 10 साल में, और एक स्ट्रॉन्ग काडर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये जनता का इलेक्शन है। मगर सर आपके यहाँ से लोग दल बदल करके रोज बीजेपी दफ्तर सुबह 11 बजे खुल जाता है भोपाल का, और आधे से बहुत रोज कांग्रेसियों की दल बदल हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर क्या है सर, कांग्रेस ही जा रहा है? नहीं, अब जो जाना चाहता है जाए। पर क्यों जा रहे हैं सर? नहीं, ये तो उनकी इच्छा है, मैं उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर भी मैंने वो तो छोटे बड़े सब टाइप के कार्यक्रम, उनको कोई ईडी की, सीबीआई की, किसी के रेड का डर नहीं, मगर फिर भी जा रहे हैं। नहीं, ये तो सबका अपनी स्वेच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है, उनकी आकांक्षाएं होती क्या है। हवा के साथ बह रहे हैं वो? हो सकता है, मगर मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये उनकी इच्छा है। हु एम आई टू से कि आप क्यों जा रहे हो? कोई जाना चाहता है तो जाएगा। मेरा दूसरा कहना है कि किसी के आने या जाने से रिजल्ट में फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो जनता देती है, वोटर देता है, और वोटर सब कुछ परखने के बाद समझदारी से वोटिंग करता है। और मेरे को जो लग रहा है कि इस वक्त वोटर प्रजातंत्र के पक्ष में वोट देगा। सर आप मध्य प्रदेश के जुड़े हैं, आपने लोकायुक्त से एक शिकायत की थी पूर्व मुख्य सचिव को लेकर, और कहा था कि आपकी बात सुनी नहीं गई तो उनको फिर एक बार कोर्ट में घेरेंगे। वो कहाँ है मामला? अभी तो लोकायुक्त साहब का प्रश्न खुद ही सुप्रीम कोर्ट में है। 15 तारीख को उसमें हियरिंग है, और या 15 के बाद होगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे 15 तारीख दिखा रहे हैं, और हम लोग किसी जज के अगेंस्ट नहीं हैं। जी जी। इनफैक्ट जो प्रेजेंट लोकायुक्त साहब हैं उनके लिए खुद मेरे को पर्सनल रिस्पेक्ट बहुत है, बट जो विपक्ष के साथ रवैया अपनाया जा रहा है, एज इफ द ऑपोजिशन डजंट एग्जिस्ट। मतलब आप ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं समझते, सहमत ही नहीं करते। आप एक चिट्ठी भेज देते हो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कि हमने सीजे साहब के साथ बैठ के ये नाम अप्रूव कर दिया है, आप भी इसका अप्रूवल हमें भेज दीजिए, और ये ड्राफ्ट लेटर आपको भेज रहे हैं, इसमें इसको टाइप करा के साइन करके भेज दीजिए। इसको कंसल्टेशन कहते हैं? बच्चा भी आपको बता देगा इसको कंसल्टेशन नहीं कहते हैं। तो हमारा जो मूलभूत आपत्ति है किसी व्यक्ति पे नहीं है, हमारे लिए तो सब बराबर है, सब अच्छे लोग हैं। मूलभूत आपत्ति है कि विपक्ष को आपको सम्मान देना पड़ेगा, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा। और ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के हो, चाहे सीवीसी का हो, चाहे लोकपाल का हो या लोकायुक्त का हो, इसमें बाकायदा कमेटी को बैठना चाहिए, नेम्स को सर्च करना चाहिए, और फिर आपस में बैठ के बेस्ट नेम पे फाइनलाइज करना चाहिए। आपको लग रहा है सर आप लोग जो ये सारे जो मुद्दे उठा रहे हैं, बार बार जिन चीज़ों में सवाल उठा रहे हैं, जनता उनसे कन्विंस होगी? क्योंकि जनता, देखिए जनता किस बात से कन्विंस होगी ये तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरा काम तो ये है कि अपनी बात बोलते रहो, क्योंकि अल्टीमेटली हम सत्य के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। आप क्या बोल चाहते हो कि हम ये सब त्याग दें? हम सत्य बोलना बंद कर दें? हम संविधान को फॉलो करना बंद कर दें? हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करें? क्या यही देश चाहता है? तो मैं तो इस सत्य की लड़ाई पे हूँ, सत्य के साथ हूँ, और जो संविधान और रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेगा, विवेक तनखा उसको चैलेंज करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस जोश, आपके इस जज्बे को हम सब सलाम करते हैं, और थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है कि जिस तरीके से जो भी गलत होगा उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता का सहारा है, जनता का भरोसा है। तो ये थे प्रसिद्ध कानूनविद और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा साहब, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ के इस बेहद खूबसूरत स्टूडियो में आके बहुत, आपको पहले तो बधाई जी, बहुत खूबसूरत स्टूडियो है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मुझे पता है कि आप इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। चलिए सर, आपकी शुभकामनाएं बनी रहें और आप यहाँ आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।